मैं डॉक्टर आर के पुरोहित, आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांतों में आगे चर्चा करेंगे। पिछले व्याख्यान में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यवस्था सिद्धांत का हमने अवलोकन किया था। आज उसके आगे दूसरा सिद्धांत है खेल सिद्धांत, गेम्स थ्योरी। ये एक्चुअली गणित और अर्थशास्त्र के रास्ते से राजनीति विज्ञान में प्रवेश किया है और फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति ने भी इसको स्वीकार कर लिया है कि वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक खेल है। जिस प्रकार से खिलाड़ी खेल खेलते हैं उनमें प्रतिद्वंदिता होती है। हर खिलाड़ी, हर पक्ष, यदि सामूहिक खेल है तो हर पक्ष, यदि व्यक्तिगत खेल है तो हर खिलाड़ी जीतना चाहता है। 100 मीटर की रेस हो रही है, उसमें 10 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंतिम में प्रत्येक खिलाड़ी 1 नंबर पर आना चाहता है, लेकिन यह संभव नहीं है। एक खिलाड़ी ही 1 नंबर पर आएगा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी खेल के समय प्रतिद्वंदिता होती है, संघर्ष होता है। प्रत्येक राष्ट्र जीतना चाहता है और विरोधी को पस्त करना चाहता है। तो गेम थ्योरी या खेल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अब धीरे धीरे मान्य होने लगा है, लेकिन यह अपने प्रारंभिक रूप में है। अभी इसका विस्तार से अध्ययन नहीं किया जा सका है। इस सिद्धांत के समर्थकों में कापलान है, बर्न्स है और स्वांट है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विश्लेषण की एक विधि है। इसमें श्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। विकल्प का चयन का अर्थ क्या है? जब आप किसी विषय पर निर्णय लेना चाहते हैं तो आपके सामने 3, 4, 5 या 1 से अधिक विकल्प होते हैं। ये करूं या अथवा वो करूं या और कुछ करूं, तो उनमें से आप श्रेष्ठ का चयन करते हैं और श्रेष्ठ का चयन करने के पहले उसके गुण दोष, पक्ष विपक्ष, अच्छा बुरा, सही गलत सभी विषयों पर विचार करने के बाद आप उनमें से सर्वश्रेष्ठ का चयन करते हैं। इसे निर्णय लेना कहते हैं। तो निर्णय क्या है? श्रेष्ठतम विकल्प का चयन करना। जैसे एक विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पूरी कर लिया, पूरी करने के बाद उसके सामने विकल्प होता है। क्या सरकारी नौकरी करेगा या प्राइवेट जॉब करेगा? वह अपना बिजनेस खुद करेगा या खुद स्टार्टअप के अंतर्गत अच्छा नया काम करेगा? कई विकल्प होते हैं। उनमें से वह अच्छी तरह से सोच विचार करने के बाद श्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। इसी श्रेष्ठ विकल्प को चयन करने को निर्णय कहते हैं। इसी प्रकार से खेल में भी प्रत्येक खिलाड़ी, यदि व्यक्तिगत खेल है तो एक, और यदि सामूहिक खेल है तो पूरा टीम संघर्ष करता है और वह श्रेष्ठतम को प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करता है। वह इस फिराक में भी रहता है कि विरोधी के प्रतिरोध के बावजूद मैं विजय हासिल करूं, मैं जीतूं। यही स्थिति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी पाई जाती है। और कौन सा कदम तर्क संगत है? कौन सा कदम तर्क संगत है? खेल में भी, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक राष्ट्र अच्छी तरह से सोच विचार करके तर्क संगत चालें चलता है ताकि प्रतिद्वंदी को पछाड़ा जा सके। खेल और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 3 समानताएं होती हैं। पहली समानता है संघर्ष। प्रत्येक टीम, प्रत्येक राष्ट्र जीतने का प्रयास करता है। संघर्ष है, संघर्ष में जीतने का प्रयास,
स्वाभाविक है, चाहे खेल हो चाहे युद्ध हो, दोनों पक्ष जीतने का प्रयास करते हैं। दूसरा है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विजय प्राप्त करना। खेल का भी उद्देश्य है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी उद्देश्य है विजय प्राप्त करना। यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में युद्ध न हो तो दूसरे ढंग से अपना वर्चस्व स्थापित करना, अन्य राष्ट्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना, यह भी उद्देश्य होता है। और तीसरा है साधन। प्रत्येक टीम विरोधी पक्ष के चालों का सूक्ष्म अध्ययन करता है और उसी के अनुरूप वह अपनी चालें चलता है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी प्रत्येक राष्ट्र तर्क संगत कदम उठाने के पहले वो इस चीज को अच्छी तरह से सोच विचार कर लेता है कि यदि मैं ऐसा कदम उठाऊं तो विरोधी पक्ष या दूसरा राष्ट्र, मेरा शत्रु राष्ट्र, कौन सा कदम उठाएगा। इस प्रकार से ये दोनों में 3 प्रकार की समानताएं होती हैं। इसकी अवधारणा क्या है? खेल सिद्धांत की अवधारणा क्या है? सबसे पहला है रणनीति तय करना। किस प्रकार से विजय मिले, इसकी रणनीति तैयार करना, अच्छी तरह से सोच विचार कर लेना, सामने वाले के सबल पक्ष को और निर्बल पक्ष को अच्छी तरह से विचार करना। दूसरा है प्रतिद्वंदी का होना चाहिए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति हो चाहे खेल हो, प्रतिद्वंदी का होना आवश्यक है। जब तक प्रतिद्वंदी नहीं होगा क्या मतलब होगा? तो प्रतिद्वंदी दोनों में होता है, खेल में भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी होता है। क्षतिपूर्ति, यदि हम जीत गए हमको क्या मिलेगा? खिलाड़ी जब खेलता है, जीतता है, उसको इनाम मिलता है। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वह क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। जैसे प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जब वर्साय की संधि हुई थी, उसके अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस आदि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर भारी भरकम जुर्माना लगा करके क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का प्रयास किया था। क्षतिपूर्ति होता है। फिर नियम, खेल में भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी नियम होते हैं और इन नियमों के निर्माण में खिलाड़ी की कोई भूमिका नहीं होती, लेकिन जो नियम है उसका पालन करना पड़ता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो नियम बनते हैं उन नियमों पर राष्ट्रों की सहमति आवश्यक होती है, लेकिन दोनों ही जगह नियमों का होना आवश्यक है। नियम के अनुसार ही खेल खेला जाता है, नियम के अनुसार ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहार चलता है। यदि नियम न हो, राष्ट्र मनमानी करेंगे, अराजकता की स्थापना हो जाएगी। और फिर है सूचना, कि विरोधी पक्ष के बारे में आपके पास क्या सूचना है, अपुष्ट सूचना है या पुष्ट सूचना है। यह सूचना जितनी कारगर होगी, यह सूचना जितनी सटीक होगी, आप उतना बढ़िया कदम उठा सकेंगे। और यदि सूचना न हो, आप ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो सोवियत संघ की सेना जर्मनी की सेना से लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसको सूचना नहीं थी कि जर्मनी भी हम पर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि जर्मनी और सोवियत संघ के बीच अनाक्रमण समझौता हो चुका था। तो सूचना अच्छी तरह से मिलनी चाहिए। इसी प्रकार से खेल में भी यदि पता चल जाए एक टीम को कि दूसरे पक्ष की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, उनका मनोबल बहुत गिरा हुआ है, तो उसको परास्त करने में अधिक सुविधा होती है। ये अवधारणा है। अब देखें प्रकार। खेल सिद्धांत के 3 प्रकार हैं, और जहां तक मैं सोचता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में जो पुस्तकें उपलब्ध हैं, उन पुस्तकों के लेखक भी संभवतः इन सिद्धांतों को अच्छी तरह से समझ नहीं पाए हैं। इसे अन्यथा न लें, और हम चूंकि इन्हीं पुस्तकों को पढ़ करके अपनी बातें कहते हैं, व्याख्यान देते हैं, इसलिए यह धारणा अच्छी तरह से समझ में आएगी, इसके बारे में मुझे संदेह है। लेकिन पुस्तकों में 3 प्रकार के खेलों का
जिक्र किया गया है। सबसे पहला है जीरो सम गेम्स। जीरो सम गेम से क्या है? इसमें एक की हानि दूसरे को लाभ पहुंचाता है। उदाहरण, कबड्डी का खेल आपने देखा होगा, दोनों पक्ष में 7-7 खिलाड़ी होते हैं। यदि मान लीजिए एक पक्ष का एक खिलाड़ी सर्विसिंग के लिए गया, सर्विस में गया, कबड्डी कबड्डी बोल करके दूसरे कोर्ट में गया, दूसरे पक्ष में गया, यदि वह 2 खिलाड़ियों को छू देता है, टच कर देता है, तो वो दोनों खिलाड़ी आउट हो जाते हैं। अब एक तरफ 7 खिलाड़ी, दूसरी तरफ 5 खिलाड़ी, इनके बीच कबड्डी चलती है। मान लीजिए इन 5 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी इधर कबड्डी कबड्डी करके सर्विस में गया, और यदि वह एक खिलाड़ी को छू देता है तो इन 7 में से एक वह खिलाड़ी आउट हो जाता है, और उसके एवज में वो जो 2 पहले खिलाड़ी आउट हो चुके हैं उनमें से एक खिलाड़ी फिर से ग्राउंड में आ जाता है, कोर्ट में आ जाता है। तो एक की हानि से दूसरे को लाभ पहुंचता है। इसे जीरो सम गेम्स कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे फुटबॉल या हॉकी में यदि मान लीजिए रेफरी ने किसी एक खिलाड़ी को रेड कार्ड दिखा दिया, लाल कार्ड दिखा दिया, तो वह खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर बैठ जाता है, और इस प्रकार से एक तरफ 11 खिलाड़ी, दूसरी तरफ 10 खिलाड़ी के बीच फिर खेल होता है। तो एक की हानि से दूसरे को लाभ पहुंचता है। इसे जीरो सम गेम्स कहते हैं। दूसरा कांस्टेंट सम गेम्स। कांस्टेंट सम गेम्स, इसमें लाभ हानि का विचार नहीं होता, मतलब कि एक की हानि से दूसरे को लाभ पहुंचता है, ऐसा नहीं होता। मान लीजिए बाजार में दुकानें हैं खूब सारे, और कोई एक चीज मिलती है, सभी दुकानों में सामान होती है, सब कोई बेचते हैं, सब कोई अपना लाभ कमाते हैं, जिसने जितना बेचा उतना लाभ कमाया, और कोई भी ज्यादा लाभ नहीं कमा पाया, दूसरे के एवज में ज्यादा लाभ नहीं कमा पाया। इसको कांस्टेंट सम गेम्स कहते हैं। तीसरा है नॉन जीरो सम गेम्स। नॉन जीरो सम गेम्स, इसमें क्या होता है कि प्रतिस्पर्धियों, 2 पक्षों में प्रतिस्पर्धा भी होती है, सहयोग भी होता है। 2 पक्षों में प्रतिस्पर्धा भी, सहयोग भी। एक उदाहरण लीजिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक पक्ष था रोम, बर्लिन, टोक्यो, इनके बीच एकता थी। दूसरे पक्ष में कौन थे? अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। और इन तीनों के साथ चौथा राष्ट्र सम्मिलित हुआ, वह था सोवियत संघ, बाद में 1941 में। तो भले ही सोवियत संघ मित्र राष्ट्रों के पक्ष में आ गया था, लेकिन फिर भी सोवियत संघ के मन में इन मित्र राष्ट्रों के प्रति प्रतिस्पर्धा थी। और उसने क्या किया? उसने न केवल जर्मनी के, बर्लिन के आधे भाग पर अधिकार कर लिया, अपितु यूरोप में युद्ध समाप्ति के बाद वह जापान से लड़ने के लिए अपनी सेना को उधर बुला लिया, उधर केंद्रित कर दिया, भेज दिया। वहां पर प्रतिस्पर्धा भी है, सहयोग भी है। यदि सब कोई मिल करके प्रतिस्पर्धा करते हैं, यदि एक पक्ष प्रतिस्पर्धा में सहयोग की भावना लेकर के आगे बढ़ता है, तो जो लाभ मिलता है उस लाभ को आपस में ये लोग वितरित करके प्राप्त करते हैं। यह है कांस्टेंट जीरो सम गेम्स। ये 3 प्रकार के उदाहरण, ये 3 प्रकार के खेल के सिद्धांत पुस्तकों में प्रतिपादित किए गए। अब इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी एक खेल है, जिसमें शक्ति, निर्णय, विवाद, सहयोग और प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। जिस प्रकार से खेल में प्रतिद्वंदिता होती है, संघर्ष होता है, इसी प्रकार से अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भी संघर्ष होता है। इस संघर्ष में
दोनों पक्ष शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। दोनों पक्ष चाहते हैं कि संघर्ष न हो, लेकिन यदि मान लीजिए एक पक्ष यदि संघर्ष चाहता है तो दूसरा पक्ष भी चुपचाप नहीं बैठता, वह भी अपनी शक्ति को प्रदर्शित करता है। इनके बीच निर्णय को लेकर के प्रतिद्वंदिता होती है, विवाद होता है। और इस विवाद का अंत कैसे होता है? इस विवाद को यदि युद्ध के द्वारा हल करने की कोशिश की जाती है तो एक असंतोष पराजित राष्ट्र देखा जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उसी प्रकार से काम करती है जिस प्रकार से खेल के नियम या विभिन्न खेल। तो इस प्रकार से देखते हैं कि जिस प्रकार से खेल में रेफरी होता है या अंपायर होता है, वह देखता है कि प्रत्येक खिलाड़ी नियमों का पालन करे। यदि कोई नियम का पालन नहीं करता तो उसको रेफरी या अंपायर नियमों का पालन करने के लिए बाध्य करता है, उसको चेतावनी देता है। फिर भी यदि वह नहीं माना उसको ग्राउंड से बाहर कर देता है। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशंस है, वह एक रेफरी या अंपायर की भांति यह देखता है कि दुनिया के सब राष्ट्र मिलकर खेल के नियमों की भांति नियमों का पालन करें और अपने राष्ट्रीय हित की पूर्ति करने का प्रयास करें। यदि मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय राजनीति के खेल में कोई राष्ट्र नियमों का उल्लंघन करता है तो यूनाइटेड नेशंस उसके विरुद्ध कार्यवाही करता है। पहले चेतावनी देता है, उसके बाद फिर कार्यवाही करता है। यह बात और है कि यूनाइटेड नेशंस अभी उतना सशक्त नहीं हो पाया है। सशक्त तब होगा जब राष्ट्र चाहेंगे। दूसरी बात, खेल के जो नियम होते हैं उस पर खिलाड़ी का कोई वश नहीं होता और न ही कोई खिलाड़ी खेलने के पहले इन नियमों का निर्माण करता है। जबकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जो खिलाड़ी होते हैं, मतलब विभिन्न राष्ट्र होते हैं, ये स्वयं किसी नियम पर अपनी सहमति देते हैं, तब जाकर के वह नियम इन पर लागू होता है। ये खेल सिद्धांत के अंतर्गत ये बातें देखी जाती हैं। फिर जब संघर्ष होता है, चाहे खेल में हो चाहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति में हो, सबसे पहले क्या करते हैं? संघर्ष का आकलन करते हैं। किसी भी संघर्ष का आकलन करने में कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहले है अपनी रणनीति क्या होगी। हम खेल खेलने वाले हैं, अपनी रणनीति क्या होगी, हम क्या करेंगे, किस प्रकार से इसको करेंगे। इसी प्रकार से राष्ट्र भी जब संघर्ष का आकलन करता है, सबसे पहले अपनी रणनीति तय करता है। फिर विरोधी की रणनीति, वह यह भी देखता है कि विरोधी, हमारा जो प्रतिद्वंदी या हमारा शत्रु जो है या खेल में प्रतिद्वंदी है, उसकी रणनीति क्या है, वह किस प्रकार से इस संघर्ष को विजय में परिवर्तित करना चाहेगा, उसकी रणनीति क्या है। फिर दोनों की तुलना, अपनी रणनीति क्या है, उसकी रणनीति क्या है, दोनों की तुलना करके ये देखा जाता है कि हम कहां पर कमजोर साबित हो रहे हैं, उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करता है। चौथा है परिणाम। इसका परिणाम क्या निकलेगा, विजयी होंगे या परास्त होंगे। और पांचवा है, यदि मान लीजिए हम जीत गए, वो हार गया, तो इसका परिणाम क्या होगा। अथवा हम हार गए, वो जीत गया, उसका परिणाम क्या होगा। तो संघर्ष का आकलन इस ढंग से किया जाता है, चाहे खेल हो चाहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति। और संभवतः संघर्ष का आकलन पुतिन अच्छी तरह से नहीं कर पाया, इसलिए अभी भी वह यूक्रेन में फंसा हुआ है। तो
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में आगे क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय राजनीति में जब संघर्ष की स्थिति आती है तो सबसे पहले विरोध होता है। विरोध के कारण तनाव उत्पन्न होता है और तनाव के बाद छिटपुट झड़प होते हैं। उनके बीच दौत्य संबंध समाप्त कर दिया जाता है। दौत्य संबंध का मतलब राजदूतों का जो आदान प्रदान है उसको दौत्य संबंध कहते हैं। तो एक राष्ट्र अपने राजदूत को दूसरे देश से वापस बुला लेता है तो वह राष्ट्र भी इस देश से अपने दूत को वापस बुला लेता है। दोनों के दूतावास बंद कर दिए जाते हैं। इसे दौत्य संबंध की समाप्ति कहते हैं। फिर एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के विरुद्ध आर्थिक नाकेबंदी करता है, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाता है। उस देश को जिस चीज की सप्लाई वह करता था उस सप्लाई को वह रोक देता है। और फिर भी जब प्रतिपक्षी शत्रु देश नहीं मानता है तो उसका समाधान युद्ध के माध्यम से करने का प्रयास करता है। ये इस प्रकार की घटनाएं अंतरराष्ट्रीय राजनीति में चलती रहती हैं। अब देखें इसका मूल्यांकन। तो खेल सिद्धांत की भांति अंतरराष्ट्रीय राजनीति भी एक खेल है और इन खेल को चाहे खेल हो चाहे अंतरराष्ट्रीय राजनीति हो नियमों के अनुसार चलना चाहिए। सब यदि नियमों का पालन सब कोई ढंग से कर रहे हैं तो किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन कुछ राष्ट्र जो नियमों का उल्लंघन करने पर उतारू हैं, ऐसे राष्ट्रों के रहते दुनिया में शांति भी बनी नहीं रह सकती। मूल्यांकन करें। सबसे पहला है अनेक राष्ट्र विश्लेषण कठिन। दुनिया में राष्ट्रों की संख्या 200 के आसपास है जो यूनाइटेड नेशंस के सदस्य हैं। जब इतने राष्ट्र हैं, हर राष्ट्र का राष्ट्रीय हित अलग है। हर राष्ट्र अपने अपने ढंग से अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण करता है, परीक्षण करता है, उसके अनुसार अपनी रणनीति तय करता है। जब राष्ट्रों की संख्या इतनी अधिक हो तो विश्लेषण करना कठिन काम होता है। यह सही है कि दुनिया में लगभग 150 राष्ट्र ऐसे हैं जो कि बहुत छोटे हैं। इन छोटों के बाद मध्यम स्तर के राष्ट्र आते हैं। इनकी संख्या लगभग 40-45 तक है और आखिर में 5 राष्ट्र आते हैं जो बिग 5 कहलाते हैं। इन 5 राष्ट्रों का सभी प्रकार के निर्णयों का यदि विश्लेषण करें तो ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दूसरी चीज, खेल में संघर्ष होता है लेकिन राष्ट्रों के बीच सहयोग भी होता है, क्योंकि राष्ट्रों के बीच सहयोग नहीं होगा तो हमेशा युद्ध की स्थिति नहीं बनी रह सकती। युद्ध भी होता है, सहयोग भी होता है। जिस राष्ट्र के साथ एक समय में 2 राष्ट्र यदि आपस में किसी जमाने में लड़े भी थे, आज मित्र बनकर के एकजुट होकर के काम कर सकते हैं। और ऐसा इतिहास में आपको 50 उदाहरण मिल जाएगा। जैसे इंग्लैंड फ्रांस हमेशा लड़ते रहे, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, दोनों ने कंधा से कंधा मिला करके दुश्मन को परास्त किया था। लेकिन खेल में ऐसा नहीं होता। खेल में केवल संघर्ष होता है और प्रत्येक पक्ष जीतने के लिए पूरी कोशिश में लगा रहता है। तीसरा है खेल और राजनीति। खेल अलग चीज है, राजनीति अलग चीज है। और राजनीति में सब कुछ तब समाप्त हो जाता है जब युद्ध की घोषणा होती है। एक बात ध्यान रखें, ये नियम, कानून, कायदा, सिद्धांत, आदर्श, तमाम चीजें उनके लिए है जो इनको मानते हैं। पढ़ने के लिए सब चीजें। जब युद्ध होता है, जहां शक्ति का वास्तविक प्रयोग होता है, बल का जहां पर वास्तविक प्रयोग होता है, ये सब सिद्धांत, नियम, कानून, संविधान सब धरे के धरे रह जाते हैं। शक्ति ही सर्वोपरि हो जाती है। और जहां ये पार्श्विक शक्ति सामने आ जाती है, उसके सामने सब चीजें
बौने पड़ जाते हैं। आप नियम कानून बोलते रहिए, कुछ नहीं होता। जैसे कि कहा जाता है, ताला घर में जब यदि आप ताला बंद करते हैं तो ताला जो होता है वह शरीफों के लिए होता है, चोरों के लिए नहीं होता। फिर खेल खत्म हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कभी खत्म नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति दिन भर चलती रहती है, साल भर चलती रहती है, जिंदगी भर चलती रहती है। यह कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। जबकि खेल खत्म हो जाता है आधा घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में, 5 दिन के बाद खेल खत्म हो जाता है। तो ये उसका मूल्यांकन है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जिस प्रकार से खेल एक पवित्र भावना से खेला जाता है, इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पवित्र भावना से विभिन्न राष्ट्र खेल खेले और अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने का प्रयास करें। प्रत्येक खेल का आदर्श वाक्य होता है, खेल खेलने के लिए है। इसी भावना से प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में उतरता है। यह बात सही है, जीतता एक है, लेकिन प्रयास में 50 लोग रहते हैं, 50 खिलाड़ी उसमें लगे रहते हैं। जिसमें ज्यादा क्षमता होती है वह विजयी होता है। और खेल खत्म हो जाने के बाद प्रतिद्वंदी से यह विजयी भी हाथ मिलाता है, गले मिलता है, उसको धन्यवाद देता है, क्योंकि खेल भावना से खेला जाता है। यही स्थिति यदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी हो तो कितना मजा आ जाए, लेकिन कहां ऐसा होता है। तो ये खेल सिद्धांत हुआ। दूसरा अगला सिद्धांत है, तीसरा सिद्धांत है सौदेबाजी का सिद्धांत। सौदेबाजी, जैसे आप किसी दुकान में जाते हैं, कोई सामान खरीदने के लिए, दुकानदार एक निर्धारित दाम बताता है अमुक चीज का, आप मोल भाव करते हैं, इसको सौदेबाजी कहते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी सौदेबाजी होती है? बिल्कुल होती है। और हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी ज्यादा होती है कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वस्तुतः खेल सिद्धांत में जो कमियां होती हैं या खेल सिद्धांत में जो कमियां पाई गई, उनको सौदेबाजी के माध्यम से, सौदेबाजी का सिद्धांत का प्रतिपादन करके उसको पूरा करने का प्रयास किया गया है। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा समर्थक है सेलिंग। और खेल में विरोध और संघर्ष होता है, खेल में विरोध होता है, संघर्ष होता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग भी होता है। तो कैसे सहयोग होता है? सहयोग अपने आप नहीं होता, वार्ता के माध्यम से सौदेबाजी की जाती है। वार्ता, ये बात आज पूरी तरह से साबित हो चुकी है कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समस्या यदि है तो उसका समाधान वार्ता से निकाला जा सकता है। मतलब हर समस्या की एक कुंजी है वार्ता। आप बात तो करिए। हुआ क्या, 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के समय में परमाणु विस्फोट भारत ने किया था, तो उसके बाद अमेरिका ने तमाम प्रकार के प्रतिबंध भारत पर लगा दिए थे। परिणाम क्या हुआ? भारत अमेरिका के बीच दूरी बढ़ गई। लेकिन भारत के विदेश मंत्री उस समय जसवंत सिंह थे, भारत के विदेश मंत्री। वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विदेश यात्राओं पर जाते रहते हैं। स्वाभाविक है, हर विदेश मंत्री विदेश की यात्राओं पर जाते रहते हैं। और जसवंत सिंह हमेशा जब भी अमेरिकन विदेश मंत्री कोंडालिया राइस से मिलते थे, हाय हेलो करते थे, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग होती थी, ये सब होता था। बात नहीं होती थी, लेकिन गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो होता था, हैंडशेक। लगातार मिलते आखिरकार अमेरिका ने इन प्रतिबंधों को धीरे धीरे करके कम करना शुरू किया, क्योंकि भारत की नीयत दुनिया को पता है। भारत एक विश्वसनीय राष्ट्र है।
और इसीलिए आगे चलकर अमेरिका ने भारत पर लगाए गए तमाम प्रकार के प्रतिबंधों को समाप्त किया। तो वार्ता कैसी होनी चाहिए? जब दो पक्षों की जो वार्ता होती है तो वार्ता में मांगे स्पष्ट होनी चाहिए, कोई छिपाव दुराव नहीं, स्पष्ट मांग करिए। दूसरी चीज अधिमान्यता। अधिमान्यता का मतलब होता है किसी मांग को ज्यादा तरजीह देना, ज्यादा वरीयता देना। मान लीजिए आपने 4-6 मांगे रखी, इन मांगों को उसके सामने पेश किया, तो आप इन 4-5 मांगों में सर्वाधिक प्रमुख मांग के रूप में किसी एक मांग को स्वीकार कर सकते हैं, 2 मांगों को बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। तो अधिमान्यता बदलने का अधिमान्यता तय करने का अधिकार प्रत्येक पक्ष को होना चाहिए। और तीसरी चीज, समझौते की नियत क्या है? यह संभव है कि 2 पक्ष जब आपसी वार्ता के लिए बैठे तो उनमें से एक पक्ष यह सोच सकता है कि मुझे केवल वार्ता का एक ढोंग करना है, तो वह क्या करता है, अपनी मांग की सूची में 2-4 ऐसी चीजों को सम्मिलित कर देता है जिससे प्रतिपक्षी बिल्कुल ही उसको स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है, और परिणाम यह होता है कि वार्ता की असफलता की घोषणा कर दी जाती है। ये कूटनीति है। भारत और चीन की वार्ता को आपने देखा, 1960 में जो भारत और चीन के बीच सीमा वार्ता संबंधी प्रक्रिया चली, अभी भी चल रही है, अभी भी। और हर वार्ता के बाद भारत के प्रवक्ता यही कहते हैं कि हमने वार्ता की चीन के साथ और वार्ता प्रगति पर है। कुछ नहीं मिला, लेकिन हर बार यही स्टेटमेंट आता रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कि वार्ता प्रगति पर है। पिछले 50 साल से वार्ताएं हो रही हैं भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर के, अभी तक तय नहीं हो पाया कि चीन की सीमा क्या है, भारत की सीमा क्या है। भारत मैकमोहन रेखा को स्वीकार करता है, चीन इसे अस्वीकार करता है। लेकिन चीन कभी भी वार्ता नहीं चाहता, वार्ता को लटकाना चाहता है, वार्ता को लंबा खींचना चाहता है। और चीन की चाल क्या है सीमा को लेकर के, सीमा विवाद को लेकर के चीन की चाल यह है, वह क्या करता रहा अभी तक कि भारत के एक क्षेत्र पर धीरे धीरे करके अधिकार करते जा रहा है। और जब भारत विरोध करता है तो बातें होती हैं। बातें क्या होती हैं? चीन की चाल है क्या, हम जहां पर अभी काबिज हो गए हैं वहां पर अभी काबिजियत रहे, बात करते हैं। और अभी 2014 के बाद जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, सरकार का दृष्टिकोण यह है कि नहीं, पहले इस जगह को खाली करो, पहले तब बात होगी। तो देख रहे हैं वार्ता हो रही है, 14 घंटे तक वार्ता होती है दोनों पक्षों के बीच। और वार्ता आखिर में 15-20 दिन तक लगातार वार्ता होने के बाद एक छोटे से नतीजे तक दोनों पक्ष पहुंचते रहे, क्योंकि चीन को आंखें दिखाने वाला एक देश सामने आ गया है, वो है भारत। पहले के समान चीन यदि कैप्चर कर रहा है तो अपनी सेना को पीछे हटा लो, कौन झंझट बोले, कौन संघर्ष करे, ये भावना थी। आजकल ये भावना नहीं रही है, आजकल नजरें दिखाने की भावना है। डोकलाम में देख लीजिएगा, ठीक है हम हथियार नहीं उठाएंगे लेकिन यहां से हटेंगे भी नहीं, और यदि तुमने हमको हटाने के लिए बल का प्रयोग किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। यदि वार्ता सीधी और सरल हुई तो इससे समझौता हो जाता है। अभी तक देख लीजिएगा भारत और चीन की किसी भी सीमा वार्ता में समझौता नहीं हो सका है। और यदि मान लीजिए वार्ता में कुटिलता है, युक्ति और कौशलता पूर्वक अपनी मांगों को रखा जा रहा है, तो उसमें
शक्ति के साथ सौदेबाजी होती है। तुम ऐसा करो नहीं तो देखो, मैं देखूंगा तुमको। और दूसरा पक्ष क्या करता है? साम दाम भेद दंड चारों प्रकार की युक्तियों को अपना करके सामने वाले को झुकाने की कोशिश करता है। यदि उसकी नीयत खोटी है तो वार्ता कभी सफल नहीं होगी। सौदेबाजी होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सौदेबाजी होती है, होना चाहिए, लेकिन नियत में खोट नहीं होनी चाहिए। यह है खेल सिद्धांत, यह है सौदेबाजी का सिद्धांत। और सौदेबाजी सिद्धांत भी अभी इस पर चिंतन मनन शुरू हो चुका है, लेकिन यह आगे और बढ़ेगा, तब अच्छी तरह से इस चीज पर हम प्रकाश डाल सकेंगे। चौथा है निर्णय निर्माण सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग थ्योरी। डिसीजन मेकिंग के अंतर्गत निर्णय, इसके 3 समर्थक हैं, स्नाइडर, बर्क, सापिन। ये इसके 3 समर्थक हैं। सबसे पहले समस्या की पहचान की जाती है। समस्या को पहले जानिए, समस्या क्या है, उस समस्या का कारण क्या है, उस समस्या का प्रभाव आम जनता पर क्या पड़ रहा है, या 2 राष्ट्रों के पारस्परिक संबंधों में उस समस्या का प्रभाव क्या पड़ रहा है। फिर उसका समाधान क्या है। समाधान सोचिए, ऐसा होने से क्या होगा, वैसा होने से क्या होगा। विकल्पों को तलाश करिए और उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करिए। उसके बाद उन विकल्पों का, यदि आपके सामने कई विकल्प हैं समाधान के लिए, किसी समस्या के समाधान के लिए यदि आपके पास विकल्प हैं, तो प्रत्येक विकल्प का परीक्षण कीजिए और यह देखिए कि उस विकल्प को अपनाने से आपको क्या लाभ होगा, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा और सामने वाले राष्ट्र पर उसका परिणाम, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी। ये प्रभाव का आकलन। तो ये निर्णय निर्माण सिद्धांत में ये होता है। निर्णय निर्माण, कोई एक व्यक्ति किसी विषय पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता। अनेक प्रकार की चीजें उसको प्रभावित करती है और उन सभी चीजों के मद्देनजर वह अंतिम रूप में निर्णय लेता है। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्णय लेने वाले की होती है। तो ये विचारक जो इस सिद्धांत के समर्थक हैं, वो कहते हैं कि सबसे पहले हमें निर्णय निर्माता के व्यक्तित्व का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वही अंतिम मुहर लगाता है, वही अंतिम निर्णय लेता है। तो उस निर्णय निर्माता का आप क्या अध्ययन करेंगे? उसके व्यक्तित्व का अध्ययन करिए, उसके चरित्र का अध्ययन करिए, उसकी सूझबूझ का अध्ययन करिए, उसकी प्रशासनिक क्षमता का अध्ययन करिए और राष्ट्र की आंतरिक जो परिस्थितियां हैं, आंतरिक पर्यावरण, उसका अध्ययन करिए। फिर बाह्य पर्यावरण मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्थिति क्या है, उसका अध्ययन करिए और उसका तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद आप एक निश्चित निष्कर्ष तक पहुंचिए कि ऐसा निर्णय अमुक राष्ट्र ले सकता है। निर्णयकर्ता का अध्ययन, उसके चरित्र का, व्यवहार, सोच, सूझबूझ, प्रशासनिक क्षमता, पर्यावरण और तमाम चीजों का अध्ययन करना चाहिए। विशेष करके जब विदेश नीति के क्षेत्र में एक राष्ट्र को निर्णय लेता है तो इसमें विदेश मंत्रालय की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। विदेश मंत्रालय में हर देश में अलग अलग प्रकोष्ठ बनाए जाते हैं। ये विभिन्न प्रकोष्ठ उनको एक एक राष्ट्र की, एक एक क्षेत्र की जिम्मेदारी दी जाती है कि इन देशों में घटने वाली घटनाओं का आप अध्ययन करते रहिए, आकलन करते रहिए, जानकारी एकत्र करते रहिए, ताकि हमको सूचना मिले और सूचना मिलने के बाद हम उस पर विचार करके निर्णय ले सकें। हर देश में ये होता है।
हमारे देश के भी विदेश मंत्रालय में अलग अलग प्रकोष्ठ हैं, अलग अलग सेल्स हैं, और एक जैसे एशियाई देशों के संबंधी, पाकिस्तान के संबंध में, चीन के संबंध में, अमेरिका के देशों में, इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों के संदर्भ में अलग अलग ऐसे कमिटीज बनी होती, प्रकोष्ठ बने होते हैं, और ये सब मिलकर के अपनी रिपोर्ट विदेश मंत्रालय को देते हैं। विदेश मंत्रालय में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी इन सब पर विचार करते हैं और विचार करके विदेश मंत्री को बताते हैं। इसके अलावा जो अध्ययन संस्थान है या जो गैर सरकारी संगठन है, मीडिया है, ये सब उन चीजों के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करके अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, और अंतिम निर्णय फिर निर्णय निर्माता लेता है। मतलब प्रधानमंत्री अंतिम निर्णय लेता है या विदेश मंत्री निर्णय लेता है। देखिए 1962 में जो लड़ाई हुई थी भारत और चीन के बीच, इस युद्ध के बारे में भारत के गुप्तचरों ने पंडित नेहरू को पूरी जानकारी दी थी। जब जब चीन कैप्चर करता रहा भारतीय क्षेत्रों का, तब तक गुप्तचरों ने पंडित नेहरू को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन पंडित नेहरू इन सब को इग्नोर करते गए, उपेक्षित करते गए। परिणाम क्या हुआ आपके सामने है। यदि उसी समय भारत सजग हो जाता तो आज हजारों वर्ग मील का क्षेत्रफल चीन कब्जा करके नहीं बैठता। यही स्थिति कश्मीर को लेकर के भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष के संदर्भ में भी कही जा सकती है। जब भारत की सेना कश्मीर से पाकिस्तानियों को हटा रही थी, पीछे ढकेल रही थी, पंडित नेहरू को यूनाइटेड नेशंस जाने की आवश्यकता क्या थी? सबने रोका पंडित नेहरू को कि आप इस मैटर को यूनाइटेड नेशंस में मत ले जाइए, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिकन गुट में शामिल हो चुका है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। लेकिन पंडित नेहरू नहीं माने। अंतिम निर्णय निर्माता का होता है, शासक का होता है। तो ये कुछ सिद्धांत हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, व्यवस्था सिद्धांत, खेल सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत, निर्णय निर्माण सिद्धांत। और इन सिद्धांतों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है और एक निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास किया जाता है। इसी के साथ ही चैप्टर समाप्त हुआ। आपको धन्यवाद।